नमस्कार, 30 मिनट्स जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की क्विक रिवीजन सीरीज में। उसमें हम बात करेंगे भारत की ज्योग्राफी की। अभी ये इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा, उसके बाद स्टैटिक खत्म, फिर शुरू होगा करंट अफेयर्स और 1500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर पैट 2022। इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रिवीजन करके जाइए और निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम होने के बाद कमेंट सेक्शन में आइए, अभी मत आना, उसके बाद बताइए कि हाँ पढ़े हुए से आया नहीं। और कुछ ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि ये वाली पीडीएफ हमें पता है आपने कहाँ से लिए, तो हमने वो पहले ही वीडियो में बता दी है। अब उसी से एग्ज़ाम में आता है तो इसलिए ये पढ़ाई दे रहे हैं, और फैक्ट बेस है इसलिए पढ़ाई दे रहे हैं। बाकी जब हम अलग से ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी की सीरीज चालू करेंगे तब आप देखेंगे एक कहानी के तौर पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो सामान्य परिचय की बात कर देते हैं। तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत किन देशों में आता है? क्या भारत को पाश्चात्य देश कहा जाता है? जी नहीं, भारत पूर्वी देश कहा जाता है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह है कि लगभग चतुर्भुजाकार दिखता है अगर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर जाए। और भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और वो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार अथवा बड़े निकोबार द्वीप पर। और मुख्य भूमि पर मुख्य देखो दो तरह की हैं, एक क्या है? निकोबार द्वीप समूह है, और एक क्या है? मुख्य भूमि। तो अगर आ जाए द्वीप समूह तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित। इसके बाद अगर बात करें मुख्य भूमि पर तो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। और भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु माने ऊपर की ओर, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु यहाँ, दक्षिणी यहाँ पर, और अंडमान निकोबार वाला यहाँ पर। तो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंद्राकोल यानी कि लद्दाख है। इंद्राकोल यानी कि लद्दाख है, ठीक है। इसके बाद बात करें भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु, तो पूरब की ओर है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु वो है गुहार मोती, ठीक है। ऊपरी इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में है। इसके बाद बात करते हैं तो भारत के भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है कितनी? 3214 किलोमीटर। और भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है, जो है 1214 किलोमीटर। ये पॉइंट है यहाँ पर 1214.70 किलोमीटर, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य। ये क्वेश्चन बनते हैं। और सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, 1962 किलोमीटर। गोवा राज्यों में मतलब जिनकी तट रेखा है उन राज्यों में बात करो, उत्तर प्रदेश किनकी कहाँ तट रेखा है? जो राज्य जिनकी तट रेखा है, तट रेखा माने समुद्र के किनारे हैं, उनमें से सबसे छोटी तट रेखा है गोवा की, ठीक है। और भारत के 9 राज्य कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तो आपने सुना ही होगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। ये तब क्लियर होंगे जब हम आपको मैप से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। अभी क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लीजिए बस, ठीक। अब बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज और मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटे
आगे है, पीछे नहीं है। 5.5 घंटे हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। अब बात करें भारत, तो अगर भारत की बात होगी तो पड़ोसी देशों की भी बात होगी, तो भारत और पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एवं पड़ोसी देश, तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 स्थलीय सीमा से। और भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ। इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, याद रखनी है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है जो 106 किलोमीटर है। और अभी किसी को तकलीफ हो जाएगी कि अफगानिस्तान के साथ तो हमारे कोई बॉर्डर लगता ही नहीं है, तो भाई साहब हम पीओके को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। पीओके से अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हम तो मानते हैं। और ये आप मानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट मानती है, ये वाली भी गवर्नमेंट मानती है, पहले वाली भी गवर्नमेंट मानती थी, इससे पहले वाली भी गवर्नमेंट मानती थी, और उससे पहले वाली भी। मतलब सभी गवर्नमेंट मानती हैं। आप मानो या ना मानो, तो आंसर ये लगा के आना, आपके अंदर के जज्बात ना भड़क जाएं कि हम तो फैक्ट पे बात करेंगे। ठीक है। तो अफगानिस्तान से साथ सबसे छोटी सीमा और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ भारत शेयर करता है। दोनों की लंबाई भी आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। जैसे पाकिस्तान की सीमा कितने से, ये पूछ लेता है कितने से लगती है, तो पाकिस्तान की सीमा लगती है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। तो पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से लगी? 5 राज्यों से। कौन कौन से? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये इनमें से किन राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है, ऐसे भी पूछ लेते। इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल और मेघालय। ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल और मेघालय। तो कितने हो गए? 5। चीन की सीमा लगती है, ये भी पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। कितने हो गए? ये भी 5। और भूटान की सीमा लगती है, इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल से। कौन सी वाली बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ कि पश्चिम बंगाल। ये आप देखते ही करें, भूटान से कहाँ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती? अरे भाई, दार्जिलिंग नाम सुने हो? तो पश्चिम बंगाल किससे लगता है? भूटान से। इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो भूटान से सीमा लगती है 4। म्यांमार से सीमा लगेगी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक। हमने कैसे याद रखा था म्यांमार वाला? हमने रखा था अरुणम नमामि। अरुण अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। अरुणम नमामि माने सूर्य देव को नमन करते हैं ना, अरुण माने सूर्य। तो ऐसे याद कर दिया, म्यांमार मतलब अरुणम नमामि कर दिया। तो कितने देश हो गए? 4 देश। इसके बाद नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इसकी भी सीमा लगती है 5 से। और अफगानिस्तान की 1 से लगती है, वो है लद्दाख। ठीक। तो 4 से कौन सी लगती है? भूटान की कितने से लगती है? 4 स्टेट से, जिसमें है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। और म्यांमार की हमने बताई दिया अरुणम नमामि से। बाकी सबकी 5-5 और अफगानिस्तान की 1। संख्या भी पूछ लेते हैं और ऑप्शन में ये भी दे देंगे किससे नहीं लगती है, या पूछ तो उस जैसे भूटान वाला इसमें ऑप्शन जरूर देता है, पश्चिम बंगाल से लगती है या नहीं लगती सीमा। आप कहेंगे इससे थोड़ी लगती है, और बस वहीं पे गलत हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका, जो किसके? पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों, नेपाल,
भूटान और चीन से मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा के द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा के द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है। अब बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप की, जिससे ये तो फैक्चुअल बिल्कुल हो क्वेश्चन हो गए, इनसे तो एक क्वेश्चन कोई ऐसे उठ के आ जाता है ना, और बचपन में भी पढ़ा होगा, ऐसा कोई विशेष नहीं। अब बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप की, तो भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। नंबर 1 है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 है प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 3 है विशाल मैदान, और नंबर 4 है द्वीपीय भाग या तटीय मैदान। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, फिर विशाल मैदान और द्वीपीय भाग एवं तटीय मैदान। अब पर्वतीय प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया। अगर आपसे कहें कि इस पूरे से अगर एक चीज पढ़ के जाओ तो पर्वतीय प्रदेशों का विभाजन पढ़ के जाओ, वो भी हिमालय वाला। समझ रहे हो? हिमालय में से ही पूछ लेता है। तो ट्रांस हिमालय ये पूछ लेता है, जैसे मतलब किसी भी तुमको जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी किसी का नाम ले लेगा और पूछेगा ये कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, K2, गॉडविन ऑस्टिन, ये सब किस में आएंगी? ट्रांस हिमालय। मतलब ऊपर जो लद्दाख वाली श्रेणियां हैं, ट्रांस मतलब होता है ट्रांस बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के पार। तो ट्रांस हिमालय में जो भी ऊपर का है अपने मैप में सबसे ऊपर की श्रेणियां, वो आएंगी ट्रांस हिमालय। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है K2, और भारत की भी सर्वोच्च चोटी है किस पर्वत पे से? काराकोरम। ट्रांस हिमालय अथवा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सिचर जोन ITSZ अलग करता है। सिंधु सांगपो सिचर जोन अलग करता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को, ठीक है। सबसे ऊपर ट्रांस आ जाएगा, फिर आ जाएगा बृहद हिमालय, फिर मध्य। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की, बृहद हिमालय की। तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई, ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछ लेता है। तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट 8848.86 मीटर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? याद करो, किस पर्वत श्रेणी का भाग है? बृहद हिमालय। क्या ट्रांस हिमालय का है? जी नहीं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल वाली साइड क्या कहते हैं? सागर माथा। कंचनजंगा या कई जगह बोलते हैं कौनचनजंगा 8598 मीटर। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां। तो ये कई बार आया है, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, ये कौन से हिमालय से संबंधित है? तो ये भी बृहद हिमालय से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधार, नाग टिब्बा आदि श्रेणियां हैं, ये लघु हिमालय। नाग टिब्बा, पीर पंजाल, धौलाधार आदि आती हैं। पीर पंजाल कश्मीर लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। तो पूछ लेगा कि कश्मीर में पीर पंजाल जो है वो कौन से हिमालय से संबंधित है? तो वो लघु हिमालय से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय को क्या और बोलते हैं? शिवालिक, इंपॉर्टेंट है, या फिर निम्न हिमालय भी कहते हैं। अब बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। लंबाई इसकी 500 किलोमीटर है। और कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के बीच में।
सिंधु सतलज, सिंधु एक तरफ सिंधु नदी, फिर सतलज, फिर काली और फिर तीस्ता। कौन सी नदी? काली, फिर है तीस्ता नदी, और तीस्ता के बाद कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु और सतलज के बीच ये क्वेश्चन बनता है, तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, लंबाई है 500 किलोमीटर। फिर आता है कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली नदी के बीच में है, वो है कुमायूं हिमालय। और इसके बाद काली और तीस्ता नदियों के बीच ये पूछ लेता है कौन कौन सी नदी के बीच में, तो काली और तीस्ता की नदी के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय। तो सबसे लंबा कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय, और सबसे छोटा हो गया कुमायूं हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पठार की। तो पठार से जो पहला क्वेश्चन सीधे देखते ही आता है कि पठार बनता किससे है? तो ये पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बनता है। आग्नेय चट्टानों से या रूपांतरित सेल, मतलब आग्नेय चट्टानें बाद में रूपांतरित हो जाती हैं, उनसे मिलकर बनता है। इसके बाद अरावली की पहाड़ियों की बात करते हैं। वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कहाँ तक? दिल्ली तक फैली हुई हैं। और इनका निर्माण काल माना जाता है प्री कैम्ब्रियन काल में। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार में, और इसका नागपुर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अजंता की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार मुझे दिख रहा है कि ये आएगा, वो ये है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, या तो इसकी लंबाई आ जाएगी 2695 मीटर, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि वह कहाँ पर स्थित हैं, यानी कि इलायची की पहाड़ी। अब बात करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदानों की। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है भावर, एक है बांगर, एक है खादर और एक है तराई। तराई में जहाँ पे जल की पर्याप्त मात्रा है। भावर किसको? भावर, खादर, बांगर। बांगर आपको पता है कि पुरानी मिट्टी वाली, और भावर माने और खादर, ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। इनमें से क्वेश्चन आता है कौन कौन से? बांगर और खादर आता है। ठीक, अब बात करते हैं द्वीपीय भाग की। तो अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कौन सी खाड़ी में स्थित है, ये भी पूछ लेते हैं। तो वो स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने? 572 द्वीप है। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं। इनमें से 550 द्वीप, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। इनमें से 500 कुल कितने बताए हमने? 572 अंडमान निकोबार में। और कौन सी खाड़ी में स्थित है? जब ये भारत का मैप बनाते इस साइड स्थित है ना, म्यांमार के नीचे बिल्कुल सीध में। तो 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह और 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन यानी कि बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। हाँ, ये पूछ लेता है कि पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में स्थित है या कौन से हिस्से में स्थित है, तो वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है। वीडियो जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आराम से पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप अल अरब सागर में स्थित है और 36 द्वीपों का समूह।
अब बात कर लेते हैं 2 क्वेश्चन की। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करेगा 10 डिग्री और मालदीव व मिनिकॉय को अलग करेगा 8 डिग्री चैनल। अब अफवाह तंत्र, अफवाह नहीं अपवाह, जो बहते हैं। अफवाह तंत्र तो आजकल फैला ही हुआ है हर जगह। अफवाह तंत्र की बात करें, अपवाह, तो वो तंत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए। 1 मिनट, रेड सिलेक्ट करता हूँ। रेड है भाई, हाँ। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। और सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। स्थित कहाँ है? असम में। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो नर्मदा और ताप्ती कौन सी किस ओर प्रवाहित होती हैं? पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। बाकी नदियां मैक्सिमम पूर्व की तरफ प्रवाहित होंगी, जबकि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी बीच में होती है ना इनके, तो ये पश्चिम की ओर बनाती हैं और ये दोनों नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला का। तो क्वेश्चन ये सीधा सीधा आया हुआ है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, बस इतना याद रखो, छिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे। अब प्रायद्वीपीय नदियों के लंबाई का क्रम, प्रायद्वीपीय बात कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। तो सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, फिर है कृष्णा, जी के। ठीक है, फिर नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, सी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, GKNMCT, GKNMCT, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। GKNMCT याद रखेंगे, GKNMCT। ये है प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम। तो क्रम तो पैट जैसे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ लेंगे सबसे बड़ी नदी, तो गोदावरी आप याद रखें। अब बात करते हैं भारत की नदियां और उनका मुहाना या संगम, मतलब कहाँ पे जाके वो गिर रही हैं या किसी दूसरी नदी से मिलके स्वयं के अस्तित्व को खत्म कर रही हैं। ये वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। तो जैसे सिंधु नदी है, उसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट हिमनद से निकलती है सिंधु नदी। कहाँ से? तिब्बत में। इसकी लंबाई, कुल लंबाई है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है, जितना भारत में बहती है वो है 1114 किलोमीटर। इसके बाद वो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये भी पूछ लेता है कि कौन से कहाँ पर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि अरब सागर में गिरती है या किसी दूसरी नदी में जाकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है। इसके बाद बात होगी चिनाब नदी की। तो चिनाब लाहौल जनपद, लाहौर नहीं है, लाहौल है, हिमाचल प्रदेश का बाड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है। 1180 किलोमीटर की लंबाई है और सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। रावी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है, 725 किलोमीटर लंबाई, और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद झेलम, याद रखना, झेलम। तो झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग अविभाजित जम्मू कश्मीर जो था उसके झरने से निकलती है, 724 किलोमीटर लंबाई, और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है।
इसके बाद व्यास की बात करें, यानी व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हर के कपूरथला के समीप सतलज नदी में मिल जाती है। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि व्यास नदी सतलज नदी को कहाँ पर मिलती है, तो हरि के या फिर कपूरथला के समीप जाकर मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सतलज। तो सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल या फिर राकस ताल कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना वन राकस, वही वाला राक्षस ताल या राकस ताल से ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कहाँ से उद्गम स्थल है। 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत में 1050 किलोमीटर बहती है और बाद में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद गंगा। तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होकर निकलती है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। रामगंगा नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। रामगंगा नैनीताल के समीप और 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी में कन्नौज के निकट ये जाके मिल जाती है। इसके बाद शारदा, जिसको काली या सरयू भी कहते हैं, कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है। 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। यह भी इम्पोर्टेंट। और गंडक नेपाल से निकली 425 किलोमीटर। गंगा नदी में पटना के निकट सोनपुर में, इम्पोर्टेंट है, पटना के निकट सोनपुर में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर में 730 किलोमीटर लंबाई और गंगा नदी में जाके मिल जाएगी। यमुना बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय इंपॉर्टेंट 1384 किलोमीटर। गंगा थी 2525 किलोमीटर, यमुना थी 1384 किलोमीटर। वो गंगा नदी में प्रयागराज में संगम बनाती। इसके बाद चंबल। तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट, ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। 965 किलोमीटर की लंबाई में और यमुना नदी में मिल जाती है इटावा के निकट। इसके बाद बेतवा की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर 590 किलोमीटर इसकी लंबाई और हमीरपुर में कहाँ पर क्या मिल जाती है, यमुना नदी में। और इसमें क्या पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मोरंग, बजरी लाल वाली, वो पाई जाती है बेतवा नदी। अब आगे बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 780 किलोमीटर लंबाई। गंगा नदी में कहाँ मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है, पटना में। ब्रह्मपुत्र पूछ लेते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से निकलती है। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है। पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके, पहले पद्मा नदी फिर वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है पद्मा नदी। बात वही है, ब्रह्मपुत्र कहाँ पहुंचती है, बांग्लादेश में, तब ये कहलाई पद्मा। और वहाँ मतलब कई धाराएं बन जाती हैं, तो उन धाराओं में एक धारा को पद्मा कहते हैं और वो पद्मा जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद बात करते हैं नर्मदा की। तो नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में से स्थित अमरकंटक पठार से, इंपॉर्टेंट है नर्मदा। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है, नर्मदा किन किन राज्यों से होकर बहकर जाती है, ये बताएंगे आप अभी कमेंट सेक्शन में कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है। ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे पंजाब, और कूट बनाने को दे देगा 1 2 3, 1 2 4, नन ऑफ दीज, या सभी, ऐसे करके क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई एमपी में स्थित है। ये 724 किलोमीटर लंबाई और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। माही नदी विंध्य पर्वत श्रेणी में धार जिला एमपी से निकलती है। 583 किलोमीटर लंबाई है, ये भी खंबात की खाड़ी में।
ताप्ती, माही, ये सब उल्टी दिशा में बहने वाली नदियां हैं। लूनी लिखा है लेकिन बोलते इसको लूणी है। तो लूणी अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है, 511 किलोमीटर लंबाई और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। किसी खाड़ी वाड़ी में नहीं गिर रही, कच्छ के रण में ये हो जाती है विलुप्त, गायब। इसके बाद महानदी, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया, लूणी हो जाती है। और उसके बाद महानदी आती है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के समीप, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है कटक के समीप। कटक कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा ना। अब बात करें छिप्रा, ये कंकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर से निकली 210 किलोमीटर और चंबल नदी में जाके मिल गई। इसके बाद साबरमती, तो साबरमती अरावली पर्वत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर से होकर निकली, 371 किलोमीटर इसकी लंबाई और खंबात की खाड़ी में गिर गई। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी सी पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे इसका कंटिन्यू रखेंगे बनास नदी से, बनास नदी से आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।